नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान वैसा तो आपको विदित होगा कि हम जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं का अध्ययन करें, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में हम जो स्टुअर्ट पिगट महोदय के द्वारा 4 सभ्यताओं में विभाजन, 4 संस्कृतियों में पश्चिमी भारत की सभ्यताओं का विभाजन किया जाता है ताम्रयुगीन, जिसमें क्वेटा संस्कृति, कुली संस्कृति, अमरी नल संस्कृति और जोब संस्कृति, 3 संस्कृतियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। और आज हम जो चौथी संस्कृति है जो स्टुअर्ट पिगट महोदय के अनुसार विभाजन किया गया, उसके तहत हम जोब संस्कृति को पढ़ेंगे। और जोब संस्कृति के अंदर हम जानेंगे किस तरीके के जो अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं और उन अवशेषों के आधार पर क्या अनुमान लगाया जाता है कि तत्कालीन मनुष्य का जो जीवन कैसा था, धार्मिक क्रियाएं कैसी थी और रहन सहन उसका कैसा रहता है, उसके इन अवशेषों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। तो आज हम अध्ययन करने वाले मूलतः जोब संस्कृति जो ताम्रयुगीन संस्कृतियों से संबंधित है। और ये सबसे पहले हम जानेंगे कि जोब संस्कृति अपने को कहाँ से प्राप्त होती है, इसका क्षेत्र स्थान कौन सा होता है। तो उत्तरी बलोचिस्तान है, जो बलोचिस्तान के तहत हमने पढ़ा है, जो बलूचिस्तान भी कहते हैं उसे बलोचिस्तान भी कहते हैं, एक ही बात है, जिसके तहत ये पाकिस्तान में स्थित है। सिंध और बलूचिस्तान से ही अपने को पश्चिम भारत की ताम्रयुगीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो उसके आधार पर बात की जाए तो पिसिनलोरा जो क्षेत्र है, अपने पिसिनलोरा क्षेत्र उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पे जोब नदी घाटी है, उस घाटी में अपने को जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं संस्कृति, इसी के आधार पर इसका नामकरण कर दिया जाता है जोब संस्कृति, क्योंकि ये जोब नदी है उसकी घाटी से, वैली से अपने को प्राप्त होती है, इस वजह से इसे जोब संस्कृति कहा जाता है। अब मुख्यतः बात देखी जाए तो ये अपने को किस तरीके से प्राप्त होता है, उसी तरीके से जो पहले की जो पूर्व की ताम्रयुगीन सभ्यताएं अपने को खेड़ों के अवशेष के रूप में प्राप्त होती। खेड़े जो मिट्टी के टिल्ले हैं बड़े बड़े, उनके नीचे दबी हुई जो बस्तियों के, शहरों के और ग्रामीण बस्तियों के अवशेष अपने को प्राप्त होते, खंडर अपने को उसकी खुदाई में मिलते हैं। तो मुख्यतः देखा जाए तो जोब संस्कृति के जो मुख्य खेड़ों की बात की जाए तो मुख्य खेड़े अपने को रन्नगुंडई, जो रन्नगुंडई भी कहते हैं, जिसे राना गुंडई भी कहा जाता है, बलूचिस्तान में स्थित है। ये खेड़ा सर्वाधिक जो मोस्ट रहता है और इसकी हाइट, ऊंचाई की बात की जाए तो ये 40 फीट तक रहता है। यहाँ से अपने को खूब अवशेष और साक्ष्य मिलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं से संबंधित। तो रन्नगुंडी के पश्चात सूर जंगल का खेड़ा है, यहाँ से भी अपने को जोब संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। परियानो गुंडई है, यहाँ से अपने को जोब संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। और मुगल गुंडई है, यहाँ से अपने को भी जोब संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। इन खेड़ों के आधार, इन खेड़ों से अपने को जो खुदाई के दौरान जो प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है, जो जोब संस्कृति है, उसके अवशेष और साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब इनके आधार पर जो खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है और उनके आधार पर तय किया जाता है कि तत्कालीन मनुष्य का जीवन कैसा था, किस तरीके के मकानों में रहता था, रहन सहन, और किस तरीके से समाधान प्रक्रियाएं थी और बाकी जब चीज़ें उसके द्वारा कौन सी वस्तुएं प्रयोग की जाती, कौन सी धातु का प्रयोग उसके द्वारा किया जाता था। सामाजिक स्थिति का सभी का अनुमान इसके आधार पर लगाया जा सकता है। तो बात करते हैं बर्तन। अपने को जो बाकी सभ्यताओं में भी अपने देखा, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में अपने को जो है मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और उस समय जो मानव के द्वारा मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था और वो चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग मानव के द्वारा करना शुरू कर दिया जाता है। तो बर्तन अपने को कटोरे यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। कटोरा संभवतः आप समझते होंगे, कटोरों में ये थोड़ा कठिन शब्द दे दिया, हालांकि ये सीधा साधा शब्द है। पाद वलय युक्त पाद पीठ, यानी जो पाद यानी पैर होता है, पैर यानी पैर के वलय, जो पैर का घुमाव, उस जैसे मिलते जुलते कटोरे अपने को मिलते हैं। पादपीठ पैर का जो पीछे का हिस्सा है पादपीठ, वैसे कटोरे मिलते हैं, बड़े बड़े जो अपने को कटोरे प्राप्त होते हैं। और इन कटोरों की विशेषता ये, ऐसा अनुमान लगाया जाता है इनकी जो सफाई देखते हुए कि ये चाक पे निर्मित, जो कुम्हार का चाक होता है उस पे निर्मित दिखाई देते हैं। और उसी तरह जो पहले की संस्कृतियों की बात करें तो इन बर्तनों पे भी चित्रण अपने को देखने को मिलता है, पेंटिंग्स वगैरह, बाकी की अपने आड़ी तिरछी रेखाएं देखी, ज्यामितीय आकार की वर्त देखे, छल्ले देखे। तो उसी तरह बात की जाए तो यहाँ पशुओं में सर्वाधिक बैल की
बेल का चित्रण अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है। जो भी कुबड़दार बेल होता है, जो बेल के ऊपर, जो कमर के ऊपर निकला हुआ होता है आगे के पैरों के ऊपर, वही कुबड़ होता है, जिसे थुई भी कहते हैं अपनी देसी भाषा में। तो वह थुई निकले हुए बेलों के चित्रण अपने को ज़्यादा देखने को मिलते हैं और अन्य पशुओं के चित्रण भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ की विशेषता रहती है, जो कुल्ली संस्कृति में अपने को बेलों की आकृतियाँ प्राप्त होती है, उनकी बजाय यहाँ से प्राप्त होने वाले बेलों की जो मिट्टी की आकृतियाँ भी है, ये पेंटिंग्स वगैरह, तो उनके पैर बड़े और सींग बड़े, यानी उनकी आकृति हमें बड़ी दिखाई देती है। तो इस तरीके के बर्तनों का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता था। अब बात करते हैं, ये जो बस्तियां मिली, यहाँ पे कुछ विशेषता बाकी बस्तियों से हटकर देखने को मिली है कि यहाँ की बस्तियों के चारों तरफ चार दीवारी की हुई, यानी प्राचीर दीवार बनाई हुई, परिखा बनाई हुई मिलती है, जो अमरीनल संस्कृति में भी अपने को मिलती है, जिसके मध्य 250 फीट की दूरी रहती है, डबल मिलती है वहाँ पे। तो यहाँ पे सिंगल प्राचीर अपने को पूरी बस्ती के चारों तरफ संभवतः जंगली जानवरों से बचाव के लिए बनाया जाता होगा। तो ये प्राचीर भी अपने को प्राप्त होती है। अब यहाँ से प्राप्त होने वाले मकान, बाकी जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की तुलना की जाए तो उन सभ्यताओं की तुलना में अपने को यहाँ से प्राप्त होने वाले मकान जो छोटे आकार के होते हैं, इनका साइज है जो अपने को काफ़ी छोटा देखने को मिलता है मूलतः देखा जाए तो। और इन मकानों के निर्माण में उसी तरह जो बाकी सभ्यताओं ईंट और पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, ईंट और पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो पत्थरों का प्रयोग संभवतः नींव के लिए मजबूत किया जाता होगा, नींव मजबूत हो, और बाकी जो ईंटों का यहाँ निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ईंटों का साइज अपने को कई जो इन अवशेषों से प्राप्त होती खेड़ों से ईंटें, तो उनमें उनका साइज देखने को मिलता है 13 इंच तो लंबाई और 6 इंच जो चौड़ाई है, 21 और 21.5 इंच यहाँ पे उनकी ऊंचाई हो सकता है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं त्रुटि मिस्टेक है प्रिंटिंग में जो अपनी बुक में दे रखा है। संभवतः इनकी लंबाई 21.5 रहेगी और इनकी जो चौड़ाई ये 13 इंच रहेगी और 6 इंच इनकी ऊंचाई रहेगी। ये अपनी किताब में मुझे लगता है मिस प्रिंट है ये, और मैं आपको जो कई अन्य स्रोतों से देख के बता दूंगा। हालांकि ऐसे फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे आपसे, तो ये इसीलिए लिखा है मैंने जो आपकी बुक में थोड़ा मिस प्रिंटिंग लग रहा है मुझे। कमरे के साइज वगैरह अगर आकार की बात की जाए तो कमरे हमें छोटे छोटे ही मिलते हैं। यहाँ पे 9 बाई 9 यानी कि 9 फीट ही लंबा और 9 फीट ही चौड़ा, और कहीं तो 3-3 फीट के कमरे भी अपने को मिलते हैं। संभवतः इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता होगा, किसी भंडारण के लिए किया जाता है। ऐसे छोटे आकार के मकान और कमरे अपने को देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मूर्तियाँ, जो अपने को लघु मूर्तियाँ मिलती है, थोड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी मिलती है। तो ये मूर्तियाँ सबसे पहले बात की जाए तो मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ अपने को मिलती है। मिट्टी से जो निर्मित मूर्तियाँ उनकी बात की जाए तो बात जो कुबड़दार बेल है, कुबड़दार बेल ये वही जो सांड, जो आप जाते हो कई गाँव में देखते होंगे, कई ग्रामीण कल्चर से तो अपना संबंध रहता ही है। गाँव में जाते तो एक सांड की मूर्ति होती है जो गाँव में सबसे पहले एंटर करते ही बनाई हुई होती है। वैसी मूर्तियाँ जो छोटे रूप में अपने को कुबड़दार, ये प्रचलन बात की जाए तो देखो कितने सालों से ये प्रचलन चल रहा है। अपने पूर्वजों के द्वारा भी कुबड़दार सांड की मूर्तियां बनाई जाए तो कुबड़दार बेल की मूर्तियां और अन्य पशुओं की मूर्तियां मिलती है। और मुख्यतः यहाँ पे जो स्पेशल सबसे अलग चीज हटकर मिलती है तो उसकी बात की जाए तो घोड़े की मूर्ति अपने को यहाँ पे जो रन्नगुंडी क्षेत्र है जो उत्तरी बलोचिस्तान में, यहाँ से घोड़े की मूर्ति और घोड़े के दांत के अवशेष, यानी जो घोड़े के अस्तित्व का अवशेष अपने को यहाँ मिलता है। कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ पे अपने जो घोड़े के अस्तित्व के बारे में काफ़ी इतिहासकारों में मतभेद रहता है, लेकिन रन्नगुंडी से अपने को उससे पहले की सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। और उसके अलावा बात की जाए तो रौद्र रूपी, जो रौद्र रूपी यानी भयंकर विकराल रूपी, जैसे भवानी की मूर्ति होती है, जैसे कंकाली दुर्गा की मूर्ति, ऐसे रौद्र रूप में इस तरह की मूर्तियां मिलती है। अपने को संभवतः इतिहासकारों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि ये कहीं न कहीं कोई मातृ देवी के रूप में इसकी पूजा होती होगी। और ये कमर से ऊपर का हिस्सा मूर्ति में वही बात जो अपने को पीछे की संस्कृति की बात की जाए तो उनकी तरह ही जो ये कमर से ऊपर का हिस्सा और शरीर पे गहनों से आभूषण से सुशोभित मिलती है। और इनका सर यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ सर के ऊपर कुछ न कुछ कोई शॉल जैसे अपने औरतें डालती है, चाहे वो किसी तरह का पर्दा हो, पहलू हो, जो
ऐसे यहाँ पे ऐसी मूर्तियाँ मिलती है जो सर के ऊपर शॉल डाली हुई और इनका जो मस्तिष्क है ये काफ़ी उभरा हुआ और चिकना दिखाई देता है और इनकी नाक उल्लू की तरह और इनकी आंखें हैं जो आंखों में छिद्र दिखाई देता है। ऐसे कंकाल रूपी जो डरावनी मूर्तियाँ यहाँ पे मिलती है। ये क्वेश्चन जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी मोस्ट रहता है कि डरावनी मूर्तियाँ अपने को कहाँ मिलती है। रौद्र रूपी मूर्तियाँ जो चेहरे की भयंकरता उनमें दिखाई देती है, तो ये मूर्तियाँ अपने को रने गुंडई से मिलती है, यानी जो जोब संस्कृति है उसमें प्राप्त होती है। और उसके अलावा ये एक जो पत्थर पे उत्कीर्ण लिंग की मूर्ति मिलती है, जिससे इतिहासकारों के द्वारा अंदाज लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः इस समय प्रजनन अंगों की भी पूजा प्रचलित थी और प्रजनन अंगों की पूजा के साक्ष्य अपने को एक पत्थर पे उत्कीर्ण लिंग के रूप में प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि इस सभ्यता में धातु का प्रयोग होता था। धातु का प्रयोग होता था, इसके अवशेष भी अपने को मिलते, क्योंकि ताम्रयुगीन सभ्यता है तो संभवतः यही है कि तांबे की धातु का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया। लेकिन यहाँ जोब संस्कृति की बात की जाए तो यहाँ सर्वाधिक प्रयोग उपयोग के साक्ष्य अपने को प्राप्त होते हैं तांबे का। और तांबे की कई तरह की छड़ वगैरह है, अंगूठियाँ। छड़ को लड़कियाँ बेहतर तरीके से जानती होंगी कि छड़ किसी तरह का आभूषण होता है, महिलाओं के लिए अंगूठियाँ हैं। और यहाँ तांबे के प्याले भी अपने को मिलते हैं और मुख्यतः यहाँ जो सोने की पिन भी एक अपने को दिखाई देती है जो खुदाई में मिलती है। इस तरह धातु के प्रयोग के साक्ष्य भी मिलते हैं। और औजारों की बात की जाए, मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए बाणों के जो फलक होते हैं, आगे का हिस्सा होता है जो फलक होता है ऐसे तीर के, उसे ही फलक कहा जाता है। ये आगे के ऐसे फलक अपने को जो बात की जाए तो चकमक किसी तरह का पत्थर होता है उसके भी मिलते हैं और ये तांबे की धातु के भी अपने को मिलते हैं। और इस चकमक के कांटे भी बने हुए मिलते हैं। कांटे का प्रयोग किस तरह के कांटे वो भी होते हैं जिनका मछली पकड़ने में भी प्रयोग किया जाता है। और गुरिये जो आभूषण होते हैं गले में, जो गोल गोल पत्थर की बनी हुई जिसे कौडी वगैरह होते डालती है महिलाएं कई, तो वैसे आभूषण भी अपने को प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से जोब संस्कृति से अपने को अवशेष प्राप्त होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो ताम्रयुगीन सभ्यता है, संस्कृति है, चौथी जो स्टुअर्ट पिगट महोदय के विभाजन के अनुसार जोब संस्कृति है उसके बारे में अध्ययन किया है। और मुख्यतः बात की जाए तो ये अपने को पाकिस्तान से, वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है और वहाँ के उत्तरी बलोचिस्तान से पिशिन-लोरा क्षेत्र है जहाँ पे जोब नदी घाटी है, वहाँ से प्राप्त होते हैं खेड़ों के रूप में। और उन खेड़ों में मुख्यतः देखा जाए तो राणे गुंडई का खेड़ा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी 40 फीट तक ऊंचाई, टीले की ऊंचाई मिलती है। और जो मुगल गुंडई भी है और सूर जंगल, परियोनो गुंडई, ऐसे अपने को खेड़े मिलते हैं जहाँ से अपने को जोब संस्कृति, ताम्रयुगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। और वहाँ से बाकी अवशेषों में बर्तन प्राप्त होते हैं। और यहाँ की सभ्यता, जो यहाँ की ग्रामीण बस्ती के चारों तरफ जो 4 दीवारी प्राचीर के साक्ष्य भी अपने को मिलते हैं। मकानों का आकार छोटा रहता है अन्य सभ्यताओं से देखा जाए, संस्कृति से देखा जाए तो, जिनका साइज ये देखने को मिलता है। और अपने को मुख्यतः यहाँ पे कुबड़दार बैल है उसकी मूर्तियाँ सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होती है। अन्य पशुओं की मूर्तियाँ प्राप्त होती है लेकिन कुबड़दार बैल की सर्वाधिक होती है। और सबसे विशिष्ट और अलग जो यहाँ मूर्ति मिलती है वह अपने को रौद्र रूप में जो इस तरह की मूर्ति प्राप्त होती है। और इतिहासकारों के द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः यह किसी मातृ देवी की मूर्ति रही और जिसकी उस समय जो वहाँ के लोगों के द्वारा पूजा की जाती होगी, जहाँ उस स्त्री के सर के ऊपर कुछ न कुछ डाला हुआ जो एक सोल की तरह दिखाई देता है, उसका मस्तिष्क उभरा हुआ है, उसका जो नाक है वो उल्लू की तरह दिखाई देता है। ऐसे कंकाल रूपी जो चेहरा, उसका डरावना और भयंकर चेहरा उसका दिखाई देता है, जिसी वजह से उन्हें रौद्र रूपी मूर्तियाँ कहा जाता है। और यहाँ पे प्रजनन अंगों की पूजा के साक्ष्य भी अपने को मिलते हैं। और धातु का प्रयोग भी सर्वाधिक मात्रा में अपने को यहाँ पे अन्य सभ्यताओं की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलता है। और औजार जो फलक के रूप में जो बाणों का फलक होता है अग्री में, वो ऐसे औजार भी अपने को खुदाई में प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से जो जोब संस्कृति की खुदाई के दौरान अपने को अवशेष और साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है अपना शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो और किसी भी शंका को दूर कर सकते हो और अपने सुझाव भी दे सकते हो। आपके सुझाव आमंत्रित। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम जो भारत से अन्य क्षेत्रों से जो ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।